ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नीरज, इस वक्त पूरे देश में या यूं कहें पूरे विश्व में भारत की 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड की चर्चा है, जबकि इन वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है और वैक्सीन लॉजिस्टिक्स के साथ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा खाका यानी ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। इसके लिए प्रैक्टिस भी कर ली गई है, लेकिन फिर भी इन वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कितनी सेफ हैं ये वैक्सीन? ये जो पैंडेमिक ओवरऑल जो सिचुएशन था, उसमें जो शुरुआती स्टेज था उसमें काफी कंफ्यूजन था लोगों के मन में, और काफी कंफ्यूजन अब वापस से क्रिएट किया जा रहा है वैक्सीन को लेके, क्योंकि एक समय था जब सभी यही पूछते थे वैक्सीन कब आएगी, और जब एक बार वैक्सीन आ गई तो लोग के मन में ये शंकाएं लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये वैक्सीन सेफ है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि कोई भी दवाई या कोई भी वैक्सीन अगर इतने लार्ज स्केल पे यूज करने की परमिशन दी जाती है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं मानूंगा किसी भी दवाई या वैक्सीन से रिलेटेड है, वो है सेफ्टी। किसी भी दवाई या वैक्सीन का जो पता करने का जो स्टेज होता है वो इनिशियल स्टेज होता है। फेज 1 ट्रायल में हम सेफ्टी के बारे में कि भाई ये देने से क्या इंसानों में कोई दिक्कत आएगी, सबसे पहला स्टेज वही होता है। तो उससे अगर हम सेफ मानते हैं उसके बाद ही आगे के फेजेस में जाते हैं। तो डेफिनेटली ये कोई भी दवाई या वैक्सीन यूजुअल सिचुएशन में जब लॉन्च होता है तो ये सारे ट्रायल्स होते हैं और एक लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा इकट्ठा किया जा सकता है जिसमें 3 से 4 साल तक का टाइम लगता है। लेकिन ये पैंडेमिक सिचुएशन है, अगर हम 3-4 साल तक वेट करें इस लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा का तो डेफिनेटली काफी देर हो चुकी होगी, काफी जानें हम गंवा चुके होंगे। तो मेरा मानना है कि ये वैक्सीन सेफ है। डेफिनेटली जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज ने सारे डेटा देखे, जहां तक एफिकेसी की बात है, एफिकेसी ठीक है, 90% अगर कोई क्लेम कर रहा हो सकता है 90% ना हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये 50-60% भी एफिकेशियस है तो डेफिनेटली इस पैंडेमिक को रोकने में काफी इंपॉर्टेंट हेल्प होगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये वैक्सीन जो है इसके बारे में लोग जो भ्रामक इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं उस पर ध्यान न दें। जो भी वेरीफाइड सोर्सेज इन्फॉर्मेशन के, चाहे वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो, ICMR की वेबसाइट हो, एम्स वेबसाइट हो, ऐसे इन्फॉर्मेशन पे ही विश्वास करें। ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो वायरल मैसेज होंगे उस पर विश्वास न करें। डॉक्टर नीरज, अगर हम देखें तो किसी भी वैक्सीन या कोई भी नई दवा जब वो अप्रूवल के लिए जाती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास तो बहुत ही कड़े मानदंडों से होकर उसे गुजरना पड़ता है, और ऐसे में जबकि पूरे विश्व की निगाहें हमारे देश की तरफ हैं, वहां पे हम जो वैक्सीन बना रहे हैं और जो लोगों के लिए उसका अप्रूवल दे रहे हैं उसे लेकर बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि बहुत उच्च मानदंड बनाए गए हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसलिए मानदंड काफी स्ट्रिंजेंट रखना है, क्योंकि अगर आप देखें कि ये जो वैक्सीन है एक तरह से देश के हर नागरिक को जरूरत पड़ने वाली है, सभी को लगाने की बात है। तो अगर कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट या कुछ इस तरह की सेफ्टी कंसर्न हैं तो वो काफी मैग्नीफाई हो जाएंगे पूरे पॉपुलेशन में जितने लोगों में हम दे रहे हैं। तो डेफिनेटली रेगुलेटरी एजेंसीज ऐसे चांसेस लेने में विश्वास नहीं रखेंगी, ऐसी कोशिश करेंगी कि इस तरह का कोई भी सिचुएशन अराइज ना हो। तो डेफिनेटली जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी मापदंड उन्होंने रखे हैं वो स्ट्रिंजेंट हैं, और रिस्क बेनिफिट एनालाइज करके कि इस वैक्सीन के बेनिफिट ज्यादा है बनाम रिस्क के, वो ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन उसी के तहत दवाइयों को अप्रूवल दी गई है ताकि इस पेंडेमिक को रोकने में हेल्प मिले। एंड आई एम श्योर जो भी वैक्सीनेटेड हो रहे हैं उसके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई है, उनका प्रॉपर एक तरह से फॉलोअप भी होगा जिससे किसी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो फॉलोअप भी करने की कोशिश की जाएगी। तो आई थिंक इससे कोई लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार वैक्सीन लगवाने के बाद इसकी इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज कितने दिनों तक बनी रहती हैं? यहाँ पे 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले कि इस वैक्सीन को एक तरह से मैजिक बुलेट अगेन न ट्रीट करें लोग कि वैक्सीन लगने के बाद वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो गए हर चीज से, ऐसा नहीं होता है जैसे हम एफिकेसी की बात करते हैं। और वैक्सीन लगने के बाद एक समय है जिसके बाद ही हम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं जो कि उस इंसान में प्रोटेक्टिव होगा, जो कि बीमारी के कॉम्प्लिकेट होने की पॉसिबिलिटी कम करेगा। तो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डोज के 2 हफ्ते बाद इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि 2 डोज लगाने की हम बात कर रहे हैं। पहले डोज के बाद जो दूसरा डोज है वो 4 हफ्ते के गैप पे लगेगा। 2 डोज लग गया उसके बाद ही डेफिनेटली इम्यूनिटी 2 हफ्ते के बाद डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन की कंप्लीट सीरीज पूरी न हो जाए तब तक पूरी तरह से इम्यूनिटी डेवलप होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीन के साथ साथ जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं वो हम फॉलो करते रहें।
डॉक्टर नीरज, वैक्सीन का स्टोरेज एक बड़ी चुनौती होती है। अगर हम देखें तो फाइजर कंपनी की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है, जिसका असर इसकी कीमत पर भी पड़ता है। लेकिन भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड को आम रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे देश में जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पॉलिसी ऑलरेडी इन प्लेस है, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ये जो वैक्सीन है उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके हम मास स्केल पे बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन वाई ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन की हम बात कर रहे हैं हमारे कंट्री के लिए आइडियली सूटेड है, क्योंकि इनके ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज में काफी आसानी होगी। हमारे ट्रॉपिकल कंट्री होने के कारण हमें बहुत ज्यादा नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर नीरज, वैक्सीन लगवाने पर कभी कभी हमें हल्का बुखार आ जाता है या कुछ अन्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं। कोरोना वैक्सीन में भी क्या ऐसे लक्षण आ सकते हैं और ये कितने आम होते हैं? कोई भी वैक्सीन हो, अगर आपने अपने बच्चों की भी वैक्सीनेशन कराते रहते हैं तो वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर हमेशा बताता है कि हाँ, बच्चे को दर्द के चलते रोने की टेंडेंसी हो सकती है, बुखार आ सकता है, बॉडी एक की कंप्लेन हो सकती है। इस तरह के कॉमन कंप्लेंट्स होते हैं वैक्सीन के बाद, जो कि बहुत ही माइनर से साइड इफेक्ट्स हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो किसी भी वैक्सीनेशन के बाद इस तरह की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। इंजेक्शन साइट पे दर्द होना, थोड़ा बहुत लो ग्रेड फीवर आना, बॉडी एक होना, ये सब चीजें हो सकती हैं, बट ये अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। मैक्सिमम किसी को पैरासिटामोल देने की जरूरत पड़ेगी। उस हिसाब से ये बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट्स हैं जो किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है। जी, और ये साइड इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत कम समय के लिए होते हैं और किसी भी वैक्सीन के साथ ये आम है। इसी तरह से ये कोरोना वैक्सीन के साथ भी आम लक्षण है। डॉक्टर नीरज, इस समय ब्रिटेन में पाए गए कोविड-19 के नए स्ट्रेन ने भारत में दस्तक दे दी है और ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ये दोनों वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी इफेक्टिव होंगी? जो वैक्सीन एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो ये दोनों वैक्सीन है वो इफेक्टिव होंगे इस वायरस के अगेंस्ट। जैसे हम कोवैक्सीन की बात करें जो इनएक्टिवेटेड वायरस है, यानी एक तरह से कंप्लीट वायरस हम इनॉकुलेट करेंगे जो कि हमने इनएक्टिवेट कर दिया है। तो एक बार जब वायरस कंप्लीट बॉडी में इनॉकुलेट होता है तो उसके ढेर सारे एंटीजेनिक साइट्स होते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं। तो जो म्यूटेंट वायरस होंगे उनमें भी ये कुछ कॉमन एंटीजेंस होंगे ही होंगे। इसलिए थियोरेटिकली ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये जो भी वैक्सीन हम जो बात कर रहे हैं वो जो म्यूटेंट वायरस है उनके अगेंस्ट भी एक्ट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये समय ही बताएगा कि ये थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होता है, क्या हमें आगे जाके इन वैक्सीन में कुछ ट्विकिंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो दो वैक्सीन जिनका अप्रूवल हमें मिला है, इन दोनों में क्या अंतर है? जो भी वैक्सीन बनाने का तरीका होता है उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि जो एंटीजन जो वायरस का है, जो स्पेसिफिक जिसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बनाना चाहते हैं, वो किस वे में डिलीवर करें। तो हम जो ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बात करें, जैसे कोवैक्सीन में कंप्लीट इनएक्टिवेटेड वायरस है जिसको हम इनॉकुलेट करेंगे, उसके अगेंस्ट वायरस है। वैसे ही जो ये दूसरा कोविशील्ड है उसमें एक कैरियर के थ्रू इनएक्टिवेटेड वायरस जो होगा वो हम ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, जिसके अगेंस्ट स्पेसिफिक पार्ट ट्रांसमिट होता है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं और एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बनते हैं। बेसिक डिफरेंस जो टाइप ऑफ वायरस हमने कंप्लीट वायरस लिया है या पार्शियल वायरस लिया है, स्पेसिफिक पार्ट लिया है, जैसे ये मॉडर्ना और जो फाइजर के जो वैक्सीन की हम बात करते हैं वो मैसेंजर आरएनए टेक्निक से बेसिकली वो अपने आप एक मैसेंजर आरएनए इंसर्ट किया जो इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेगा। तो ये वेरियस टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने के तरीके ढूंढते हैं, बनाते हैं ताकि इस वायरस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिले। डॉक्टर नीरज, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या एक दो इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे? मैं यही कहूंगा कि इस बीमारी को एक सामूहिक रूप से ही हम हरा सकते हैं। आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहें। जब वैक्सीनेशन आपके एरिया में स्टार्ट हो जाए, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के बाद इन्फॉर्म डिसीजन लें कि आपके लिए वैक्सीन क्यों जरूरी है। और ये जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो, जो डॉक्टर्स हैं उनके इन्फॉर्मेशन आप स्पीक करें, रादर देन कि कोई भी वायरल पोस्ट आपके पास जो सर्कुलेट होते हुए आता है उस पर रिलाई करें। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।